एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। निसर्ग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में मचाई तबाही। मुंबई में कई जगह पेड़ तो कई मकाने की छतें उड़ी। राजस्थान में भी दिखा तूफान का असर। टिड्डी नियंत्रण को लेकर सीएम निवास पर हुई मंत्रियों की बैठक। तबियत नासाज के चलते मीटिंग में शामिल नहीं हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से सेंट्रल टीम ने की मुलाकात। टीम ने राजस्थान में कोरोना रोकथाम कार्यों की सराहना। प्रदेश के 129 शहरी निकायों के अगस्त में हो सकते हैं चुनाव। आयोग जुटा तैयारियों में। निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम किया घोषित। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग में समुद्र तट से टकरा गया। अलीबाग और रत्नागिरी में तूफान निसर्ग ने तबाही मचाई। चक्रवात निसर्ग अलीबाग में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं की रफ्तार के साथ समुद्र तट से टकराया। तूफान के बाद समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। कई जगहों पर बिजली के खंभे जमीन पर आ गिरे। चक्रवात निसर्ग के असर से मुंबई में भी कई स्थानों पर पेड़ गिरे और बस स्टॉप धराशायी हो गया। कोंकण तट पर बसे रत्नागिरी में तबाही का मंजर ज्यादा दिखाई दिया, जहां टीन शेड और छतें चादर की तरह उड़ गई। रत्नागिरी समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मुंबई में तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। राज्य में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर भारत के कई हिस्सों में दिखा। राजस्थान में भी कई जगह तेज तो कई हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी दिन भर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय हुए, साथ ही देश में निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुए और 2 निर्णय अलग से भी हुए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून की तलवार ने निवेश को रोका। आज इस अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दी गई। अब किसान इनका योजना के अनुसार भंडारण कर सकता है, बिक्री कर सकता है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की ये मांग 50 सालों से थी, आज ये मांग पूरी हो गई है। जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने का निर्णय भी लिया गया। अब इस ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में हुए मुठभेड़ में आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। गौरतलब है कि मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकियों में से फौजी भाई उर्फ इस्माइल मसूद अजहर का रिश्तेदार और आईईडी विशेषज्ञ था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जिस कार ने हमला किया था, उसमें आईईडी इस्माइल ने ही फिट की थी। पिछले महीने पुलवामा में आईईडी से भरी जो कार ब्लास्ट हुई थी, वो उसके पीछे भी इस्माइल का ही हाथ था। इस्माइल की मौत सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पुलवामा के कंगन इलाके की घेराबंदी की। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे किस संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद समेत आपराधिक सामग्री बरामद की गई है। सीमा पर भारत और चीन के बीच माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या भारत सरकार इस बात का भरोसा दिला सकती है कि भारतीय जमीन पर एक भी चीनी सैनिक ने प्रवेश नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के साथ एक खबर भी ट्वीट की है। इसमें बताया गया है कि LAC पर जारी विवाद के बीच चीन और भारत के टॉप मिलिट्री अफसर बातचीत करके इसे हल करने की कोशिश करेंगे। भारत और चीन के बीच ताजा विवाद लद्दाख में हो रहा है। वहां चीन भारत के निर्माण कार्य का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में इंडिया की जगह भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन की याचिका में दखल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका को संबंधित अथॉरिटी प्रतिवेदन की तरह देखेगी। इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सामने याचिका भेजी जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने ही मांग रखे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में कहा कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में कोर्ट को क्यों अप्रोच किया, जबकि संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए।
जब याचिकाकर्ता ने लगातार ये दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिका सुनने के लिए नहीं दिखा तो याचिकाकर्ता ने कहा कि इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर संबंधित मंत्रालय के सामने भेजने की इजाजत दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत में अब भी 7 से 8,000 औसतन केस रोजाना सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। देश में अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में अब तक 102 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें जयपुर में 28, भरतपुर में 18, अलवर और नागौर में 13, झालावाड़ में 10, 12, डूंगरपुर, कोटा और राजसमंद में 3, करौली और सिरोही में 2, चूरू और धौलपुर में 1 संक्रमित मरीज मिला। दूसरे राज्यों से आए व्यक्ति भी पॉजिटिव मिले। राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,475 पर पहुंच गया। राज्य में संक्रमण से अब तक 203 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या 2,766 है। यूपी के रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को गोकशी की सूचना मिली। इस पर अजीमनगर पुलिस टीम और एसओजी मौके पर पहुंची। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं उनके 2 साथी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इस घटना में एसओजी की एक सिपाही की भी मामूली चोटें आईं। अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अजीमनगर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों का नाम भूरा है, जिनमें से एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पर शहजादनगर थाना क्षेत्र में 6 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरे के खिलाफ भी 3 मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, गोकशी करने के औजार और 2 जिंदा बैल पुलिस ने बरामद किए हैं। पाकिस्तान से आ रही टिड्डियों का हमला राजस्थान पर लगातार जारी है। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक मचा हुआ है, खास करके पश्चिम राजस्थान में। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में टिड्डी नियंत्रण की भावी तैयारियों पर चर्चा हुई। टिड्डी को सीमावर्ती जिलों में प्रवेश करते ही नष्ट करने पर भी रणनीति बनी। इसके लिए सीमावर्ती जिलों में और ज्यादा स्प्रे मशीन लगाई जाएंगी। बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री भजनलाल जाटव, सीएसडीबी गुप्ता, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका सहित कृषि, राजस्व और आपदा राहत के वरिष्ठ अफसर शामिल हुए। दरअसल बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करनी थी, लेकिन तबियत नासाज होने की वजह से वह बैठक में शामिल नहीं हुए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से केंद्रीय संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर के नेतृत्व में आई सेंट्रल टीम ने भेंट की। टीम ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। डॉक्टर शर्मा ने टीम को प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन सुविधाओं, कोरोना टेस्ट सुविधाओं सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कोरोना के दौरान सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 550 मोबाइल वैन संचालित करने के साथ ही टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। निरोगी राजस्थान अभियान का श्री गणेश किया गया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है। लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनावों से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के 129 शहरी निकायों के लिए अगस्त में चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर बाकी 31 जिलों में 129 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक जैन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 31 जिलों में 129 नगरीय निकायों का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। 27 जून को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन करना होगा। इसके बाद 3 जुलाई तक दावे आक्षेप प्राप्त किए जा सकेंगे। 10 जुलाई तक प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। 17 जुलाई तक पूरक सूचियां तैयार करनी होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव के मुताबिक 20 जुलाई को सूचियों का अंतिम प्रकाशन करना होगा। राजस्थान की रोडवेज की बसें 73 दिनों बाद सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। रोडवेज की प्रदेश में 270 मार्गों पर 800 बसें संचालित की गई। इसके अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार के लिए भी बसें चलाई गई। रोडवेज अनलॉक के पहले दिन लोगों की ज्यादा भीड़ बस स्टैंड पर नहीं दिखी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था भी की गई। जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर गुड़गांव आने जाने वाली लग्जरी बसें भी दिखाई दी, लेकिन यात्रियों की उतनी भीड़ नहीं थी जितनी यहां पर आम दिनों में रहती है। वहीं अजमेर जाने वाली बसों को बस स्टैंड की जगह 200 फीट बाईपास से रवाना किया जाएगा। ऐसे ही अलवर की तरफ जाने वाली बसों को ट्रांसपोर्ट नगर से भेजा जाएगा, जिससे भीड़ बस स्टैंड पर एकत्रित न हो। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यहां एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।